नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत होंगे, अच्छे होंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्रुव यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मैराथन जो हैं, हर सब्जेक्ट के मैराथन हैं, वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। जरूर देखिए, चेकआउट कीजिए, बहुत काम के हैं। अगर आप अपने रिवीजन मोड में चल रहे हैं तो किसी भी टॉपिक को आप फटाफट से इन मैराथन क्लासेस के साथ रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैं इन्हें झटपट कहती हूँ। ये कौन है? झटपट। ठीक है, तो हमारे अगले झटपट लेक्चर के साथ हम आ गए हैं और दैट इज द वैल्यूएशन अंडर जीएसटी लॉ। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने बात कर ली है जी व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमने बात कर ली है व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, जब हमने सप्लाई के बारे में बात की थी तो हमने बात कर ली यहाँ पे सेक्शन 7 की, 7(1)(a), B, C, AA जो सप्लाई को डिफाइन करता है। 7(1)(a) रीड विद शेड्यूल टू गुड्स या सर्विसेज के बारे में बात करता है। 7 सबसेक्शन 2 एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई के बारे में बात की हमने। सेक्शन 8 के बारे में बात की, कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको वहां पे टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म बताया था। सेक्शन 9394 जो है वो आरसीएम के बारे में बात करता है। सेक्शन 10 जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। सेक्शन 11 जो बात करता है दैट इज एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन। जब हम अपना सेकेंड टॉपिक सप्लाई कर रहे थे तो मैंने एग्जम्प्टेड सप्लाई के बारे में बताया था, वहां पे एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन का रेफरेंस आता है। फिर हमने बात की वेन टू पे, यानी जीएसटी का पेमेंट कब करना है, वेन टू पे। यहाँ पर हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात की जब रेट ऑफ जीएसटी चेंज होता है। और यहाँ पे हमने बात की सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 की। और आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 15 की, एंड दैट इज दी वैल्यूएशन। सेक्शन 16 बात करता है वैल्यूएशन की, बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, बात करता है। मीनवाइल हमने ये भी सीखा था व्हाट टू पे, और व्हाट टू पे मतलब सीजीएसटी पे करना है या एसजीएसटी पे करना है, ये हमें बताते हैं आईजीएसटी एक्ट के प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन 10, 11, 12, 13। और आज हम सीख रहे हैं हाउ मच टू पे, यानी कितना पे करना है, और ये हमें बताता है सेक्शन 15 जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिफाइन करता है। ठीक, तो चलिए वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सेक्शन 15 में दिए गए हैं, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हमें ये बताते हैं कि हम हाउ टू कैलकुलेट दी जीएसटी। तो हमारा जो जीएसटी का अमाउंट होता है, वो जीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। हम क्या करते हैं, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ जीएसटी से। अब ये जो रेट ऑफ जीएसटी है ये कहाँ से निकल के आती है? जीएसटी रेट स्केड्यूल से निकल के आती है। और जीएसटी रेट स्केड्यूल में जो एचएसएन कोड वाइज है, हमें जीएसटी की रेट्स अवेलेबल होती है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और उसको जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीएसटी रेट स्केड्यूल तो पंडित जी की तरह काम करता है, जो कि फैक्ट है, मतलब उसको हम नहीं बदल सकते। तो ज्यादा गोलमाल होने के चांसेस होते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और इसलिए हमें क्या निकालना सीखना है, फोकस किसका है कि सही वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। because like every taxation system, GST is also self assessed based tax, आपको खुद ही असेस करके जमा कराना है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि सही टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि सही वैल्यू ऑफ सप्लाई निकले। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो सबसे पहला तरीका होता है अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना लेना। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 कहता है आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं, शर्त, दो शर्तें पूरी हो तो। दो शर्तें कौन सी है? आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो किसको होनी चाहिए? अनरिलेटेड पर्सन को, है ना। आपके रिलेटेड पर्सन को सप्लाई ना हो। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन भी सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। तो रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई नहीं करें, और जो प्राइस पेड और पेबल है दैट मस्ट बी दी सोल कंसिडरेशन। अगर ये दो शर्तें पूरी होती है तो आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं। और अगर ये दो शर्तें पूरी नहीं हो, यानी अगर आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करा है या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मदद कौन करेगा? वैल्यूएशन रूल्स। ठीक, और 15 सबसेक्शन 5 में कुछ नोटिफाइड सर्विसेज दे रखी है जिनके लिए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलनी बताया गया है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना सकते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। व्हाट इज द एडजस्टमेंट? सेक्शन 15(2)(15)(3) में 15(2)(15)(3) में कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं और बोला कि भाई 15(2) ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई सही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, इसके लिए जरूरी क्या है? आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये खर्चे जुड़े होने चाहिए। ठीक है, अगर खर्चे नहीं जुड़े हैं तो जोड़ दीजिए और अगर ऑलरेडी जुड़े हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कौन से खर्चे जोड़ने हैं आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाने के लिए आप जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स नहीं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है अदर देन जीएसटी, सप्लायर को जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बियर करने पड़े, वो प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, वो म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई टैक्स है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन होना ही चाहिए। नहीं जुड़ा है तो जोड़ देंगे, ऑलरेडी जुड़ा है तो छोड़ देंगे। इसके अलावा मान लीजिए जो सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर इज लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू द थर्ड पार्टी। सप्लायर को कोई पैसा थर्ड पार्टी को पे करना है, लेकिन वो सप्लायर पे ना करके वो पैसा रिसिपिएंट अगर पे कर देता है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होना चाहिए। मींस सप्लायर कोई टेक्नोलॉजी पे यूज कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी फीस किसी थर्ड पर्सन को पे करनी है, वो थर्ड पर्सन को फी जो है वो सप्लायर ने ना करी, उसने रिसिपिएंट ने कर दी, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन होना ही चाहिए। राइट, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा सप्लाई से जुड़े कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, अब वो चाहे वो पैकिंग हो, वो कमीशन हो, इसके अलग कोई डिलीवरी से रिलेटेड खर्चा हो, इंस्टॉलेशन हो, टेस्टिंग हो, कोई भी खर्चा जो सप्लाई से पहले किया जाए वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन होगा। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन देरी से पे हो रहा है और इस कारण से सप्लायर कुछ अमाउंट चार्ज करता है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, कारण एक ही होना चाहिए, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, किसी भी नाम से चार्ज करें, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, वो भी एड ऑन होना चाहिए। और अगर कोई भी सब्सिडी जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस से, वो भी एड ऑन होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाता, इसीलिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी। अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है और प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगी। ये तो हुई इंक्लूजन की बात, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई भी ऐसा डिस्काउंट नहीं एड ऑन होना चाहिए विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। मीन सप्लाई करते समय सप्लायर और रिसिपिएंट को अगर पता है कि ये डिस्काउंट मिलने वाला है तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एड ऑन नहीं होगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। कभी कभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी होते हैं। व्हाट इज द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? ऐसे डिस्काउंट जो कि सप्लाई के समय पता नहीं होते, ऐसे डिस्काउंट जो सप्लाई के समय पता नहीं होते हैं लेकिन सप्लाई के समय उनका अग्रीमेंट होता है और वो इनवॉइस से हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, ठीक है, उसको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कहते हैं। और जब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाता है तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का तरीका क्या होता है, जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करता है और इस क्रेडिट नोट के बेसिस पे जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो इस क्रेडिट नोट में जितना भी जीएसटी लिखा होता है वो आईटीसी अपने पास से रिवर्स कर देता है। इसका एक एग्जांपल, इसका जो क्वेश्चन है, इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का क्वेश्चन है, अगेन वो 2022 स्टडी मटेरियल में नहीं है, 2016 स्टडी मटेरियल में एक सुंदर ऑटोमोबाइल का क्वेश्चन है, जरूर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। कभी कभी बाय मोर सेव मोर डिस्काउंट होते हैं और बाय मोर सेव मोर जो डिस्काउंट होते हैं ऐसे डिस्काउंट इनवॉइस में शो किए जाते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई से एड ऑन एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। अगर कोई डिस्काउंट पीरियोडिक है या ईयर एंडिंग डिस्काउंट है, मतलब लमसम डिस्काउंट दिए जाते हैं जो कि सप्लाई के समय पता नहीं होता, कोई अग्रीमेंट भी नहीं होता, और जब परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट होते हैं, मींस ईयर एंड हो गया या क्वार्टर एंड हो गया, उसके बाद अगर कोई सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, ओके। ये
क्रेडिट नोट के थ्रू पास ऑन कर दिए जाते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट, ये डिस्काउंट्स भी सप्लाई के समय पता नहीं होते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं होते हैं। ये तो रही बात तब जब आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई बना रहे हैं, आप डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप खर्चे जोड़ रहे हैं, और तब आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। और दोनों शर्तें, यानी रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। अब अगर मान लेते हैं कि अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हुई और आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ना बन पाई, तो हमारे को वैल्यूएशन करने के लिए मदद कौन करेगा? वैल्यूएशन रूल्स। और वैल्यूएशन रूल्स में सबसे पहला रूल है रूल 27, जो बात करता है कि अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसके बदले में कंसीडरेशन होली मनी नहीं है, पूर्णतया पैसे के रूप में कंसीडरेशन नहीं मिलता है, मींस पार्टली मॉनेटरी कंसीडरेशन है या पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन है, अगर ऐसा है तो फिर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये ऑप्शंस मान लीजिए कुछ ऐसा है, ए बी सी डी सीक्वेंस में यूज होंगे। सबसे पहले ए ऑप्शन, नहीं है तो बी, नहीं है तो सी, एंड देन डी। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू। व्हाट इज दी फर्स्ट ऑप्शन? ओपन मार्केट वैल्यू। अगर आपके द्वारा सप्लाई के लिए जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा मनी में नहीं है, तो सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू को अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बना लीजिए। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर जो कंसीडरेशन आपको मनी में मिल रहा है वो ले लीजिए, रिमेनिंग कंसीडरेशन को मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, मॉनेटरी अमाउंट और नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन का मनी वैल्यू। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले गुड्स की वैल्यू उठा लीजिए। अब अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले गुड्स की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल ना है तो हमारी मदद के लिए आएगा रूल 30 एंड रूल 31, और रूल 30 है हमारा कॉस्ट प्लस 10%, यानी अपनी कॉस्ट में 10% जोड़ लीजिए, और रूल 31 है रेसिडुअल मेथड। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल 28 की। मान लीजिए कि आपका कंसीडरेशन तो मनी है, लेकिन आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो बिटवीन रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन सप्लाई हो रही है। अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होगी, एजेंट इसमें शामिल नहीं है, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होगी, तो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? सेम रूल 27 जैसा है लगभग। सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू पिक कीजिए। अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू उठा लीजिए। अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू भी नहीं है तो रूल 30 कॉस्ट प्लस 10% नहीं है तो रूल 31 रेसिडुअल मेथड उठा लीजिए, ठीक है। पर एक और ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप अपने मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को, ये आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। क्या है? रिलेटेड पर्सन है। अब मिस्टर ए बी को जो सप्लाई कर रहा है वो क्यों कर रहा है? फॉर फर्दर सप्लाई। मतलब बी क्या करेगा? फर्दर सप्लाई करेगा अपने अनरिलेटेड पर्सन को। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या कर सकते हैं? और अगर मान लीजिए जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो क्या करेंगे? जो भी बी की वैल्यू है उसका 90%, यानी बी अगर 200 रुपए में सामान बेच रहा है तो उसका 90% 180 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड बाय द रिसिपिएंट टू इट्स अनरिलेटेड पर्सन। बी ने जितने भी प्राइस में चार्ज किया है उसका 90% ले लेंगे, बट शर्त बी अपने अनरिलेटेड पर्सन को बेचे, और बी को जो माल गया है वो फर्दर सप्लाई के लिए गया है, ए ने अपने रिलेटेड पर्सन को फर्दर सप्लाई के लिए माल दिया है, तो बी जो अपने रिलेटेड पर्सन को जो प्राइस चार्ज कर रहा है उसका 90%, ठीक है। वापस रिपीट कर देती हूँ, ए ने अपने रिलेटेड पर्सन को जो माल दिया है वो फर्दर सप्लाई के लिए दिया है, तो ए का रिलेटेड पर्सन कौन हुआ? बी। बी की प्राइस का 90%, शर्त बी को आईटीसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर आईटीसी अवेलेबल है तो बी की जो इनवॉइस वैल्यू है वही ओपन मार्केट वैल्यू मान के वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। एक नया अमेंडमेंट एड ऑन हुआ है कि अगर मान लीजिए कि ए और बी रिलेटेड पर्सन है, क्या है? ए और बी रिलेटेड पर्सन है, और बी ने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। बी ने क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। अब ए क्या करता है? अपने रिलेटेड पर्सन के को सर्विस देता है। रिलेटेड पर्सन को बी क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी टू दी बैंक, ठीक है। बैंक को कॉर्पोरेट गारंटी दे दी, यानी बी को सर्विस दी, कॉर्पोरेट गारंटी।
नाउ क्या लिखा है, कॉर्पोरेट गारंटी बाय एनी पर्सन टू दी बैंक। ए ने बैंक को कॉर्पोरेट गारंटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ रिलेटेड पर्सन, बी के बिहाफ पे दी, और भले इसके लिए कंसिडरेशन चार्ज किया है नहीं किया है, व्हाटएवर इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस गारंटी वाली सर्विसेज के लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, गारंटी अमाउंट का 8% या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। मतलब 1 करोड़ की अगर गारंटी दी है तो 1 करोड़ का 1% या जो एक्चुअल कंसिडरेशन बी दे रहा है विच एवर इज हायर। नाउ अगर सप्लाई की जाती है थ्रू एजेंट, तो व्हाट इज दी ओपन मार्केट वैल्यू या एजेंट की प्राइस का 90% एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है या एजेंट की प्राइस का 90% सप्लायर के ऑप्शन पे कुछ भी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकता है। अगर बात ना बने तो रूल 30 की मदद ले लें या रूल 31 की। रूल 30 क्या बोलता है, रूल 30 मैंने ऊपर भी बताया, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 10% आप एड ऑन कर लें, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110% वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। रेसिडुअल मेथड, अगर ऊपर लिखे किसी रूल से काम न चले तो आप रीजनेबल मींस आप यूज करेंगे, कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल एंड जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उस हिसाब से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालें। मतलब रूल 31 जो है वो बेस्ट जजमेंट के बारे में बात करता है। नाउ रूल 31A जो है वो बात करता है एक्शनेबल क्लेम के रेस्पेक्ट में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 31A बात करता है लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉटरी, बैटिंग, लॉटरी के केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लॉटरी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, लॉटरी टिकट की फेस वैल्यू और लॉटरी टिकट की नोटिफाइड प्राइस। क्या बोला मैंने, लॉटरी टिकट की फेस वैल्यू, लॉटरी टिकट की नोटिफाइड प्राइस। इसको क्या करना है, आपको 128 से डिवाइड करके 100 पे ले आना है और दोनों में से हायर। मतलब मान लीजिए फेस वैल्यू है 600 रुपए, तो 600 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, और नोटिफाइड प्राइस है मान लीजिए 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100 विच एवर इज हायर। ये दोनों में से जो भी हायर है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर केस बनता है बैटिंग, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग या हॉर्स क्लब का, अगर ये वाला केस बनता है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजर। बेट अमाउंट का जो 100% है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब दो जो नए एक्शनेबल क्लेम्स, 3 नए एक्शनेबल क्लेम्स एड ऑन हुए हैं, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, और पहले क्या था, बैटिंग, गैम्बलिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, अब आ गया है कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जितना, जैसे ड्रीम 11 एक ऑनलाइन गेमिंग है, तो ड्रीम 11 में जितना आपने पैसा पे किया है या डिपॉजिट किया है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई अमाउंट आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए वहां पे जमा कराए, आपने केवल 900 का पैसा यूज किया और 100 रुपए आपको वापस मिलते हैं, तो 100 रुपए डिडक्ट नहीं होंगे, 1000 रुपए ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो कोई भी अमाउंट जो रिफंड या रिटर्न होता है वो डिडक्ट नहीं होगा। एनी अमाउंट वन अगेन यूज टू प्ले फर्दर शेल नॉट बी कंसिडर्ड अमाउंट पेड और डिपॉजिट। ठीक है, मींस कोई भी अगर आपने पैसा जीता है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, जो फर्स्ट टाइम आपने डिपॉजिट किया है। अब हम बात कर लेते हैं कसिनो के केस में, जितना पैसा आपने कॉइन्स, टोकन्स खरीदने के लिए, फर्स्ट टाइम आपने जो कॉइन और टोकन खरीदा है कसिनो में खेलने के लिए, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। कोई अमाउंट रिफंड होता है तो वो डिडक्ट नहीं होगा, और कोई पैसा आप जीतते हैं, आपकी वैल्यू एड ऑन होती है, तो उस एडेड वैल्यू पे भी जीएसटी नहीं लगे। कुल मिला के बात ये है, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग में जो फर्स्ट टाइम आप डिपॉजिट कराते हैं वही आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। नाउ अब हम बात करते हैं रूल 32 की। ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूएशन मेथड के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, और सबसे पहला हमारा स्पेसिफिक वैल्यूएशन मेथड है परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। व्हाट इज द परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, मींस आप करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज ले रहे हैं। क्या करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज है, आप आईएनआर से फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी से आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने की जो सर्विसेज है, मतलब ये सर्विसेज आपको कौन देता है, मनी एक्सचेंज डीलर देता है। और मनी एक्सचेंज डीलर से आप क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदते बेचते हैं। इसका मतलब आप इंडियन करेंसी देते हैं, फॉरेन करेंसी लेते हैं, या फॉरेन करेंसी देते हैं और इंडियन करेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन
पे हम बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में 3 केस बनते हैं, 1 2 3। पहला केस क्या है, आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना है, जो भी आपकी बाइंग सेलिंग रेट होगी और जो भी बाइंग सेलिंग रेट और आरबीआई की रेट का डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने, बाइंग सेलिंग रेट का डिफरेंस निकालना है आरबीआई की रेट से और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। मान लीजिए आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल ही ना है, नहीं है, तो जो भी इंडियन रुपीज में वैल्यू है उसका 1% ले लीजिए। अब तीसरी केस क्या बनता है, आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्जन ही नहीं करना है, आपको डॉलर से पाउंड, पाउंड से डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर ले, पाउंड को आईएनआर में कन्वर्ट कर ले। दो फॉरेन करेंसी हो गई, फॉरेन करेंसी 1, फॉरेन करेंसी 2, दोनों को आईएनआर में कन्वर्ट कर ले और उसमें से विचएवर इज लेट्स उठा ले, दोनों में से जो भी कम है वो उठा ले। मान लीजिए कि 50,000 आपका डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करके आता है, 75,000 आपको पाउंड को आईएनआर में कन्वर्ट करके आता है, विचएवर इज लेस उठाएं और उसका क्या कर ले 1%। ये केस थी, ये ऑप्शन 1 है। आप ऑप्शन 2 भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 एक स्लैब बोलता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक की करेंसी कन्वर्ट कराई है तो 1 लाख रुपए का 1% या 250 विचएवर इज हायर। आपने अगर 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक की करेंसी कन्वर्ट कराई है तो 1,000 रुपए, मतलब 1 लाख तक का 1,000 रुपए मैक्सिमम हो सकता है, प्लस बैलेंस का 0.5%, बैलेंस का 0.5%। तीसरा, अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की करेंसी कन्वर्ट कराई है तो 10 लाख तक की करेंसी का 5500 फिक्स और जो भी बैलेंस अमाउंट है 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 60,000, यानी 5500 प्लस बैलेंस का 0.1% और 60,000 विचएवर इज लेस आपको लेना है। ठीक है, अब ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन वाली सर्विस है इसमें 2 ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप ले लीजिए। एक बार अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया तो मिड ऑफ द ईयर आप उस ऑप्शन को वापस बदल नहीं पाएंगे, एक बार ले लिया पूरे साल वही चलाना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली स्पेशल वैल्यूएशन मेथड की, दैट इज दी बुकिंग ऑफ टिकट ऑफ एयर ट्रैवल एजेंट। केवल एयर ट्रैवल एजेंट के बारे में फोकस किया। अगर एयर ट्रैवल एजेंट आपको टिकट बुकिंग की सर्विसेज देता है तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, अगर डोमेस्टिक बुकिंग के केस में बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल बुकिंग के केस में बेसिक फेयर का 10%, है ना। डोमेस्टिक के केस में बेसिक फेयर का 5%, इंटरनेशनल के केस में बेसिक फेयर का 10%। अगर मान लीजिए आप ऑप्शन 1 चूज नहीं कर रहे हैं तो एयर ट्रैवल एजेंट ने जितना भी कंसिडरेशन कमाया है, वॉट एवर नेम चार्ज, किसी भी उसे आप फीस बोल दीजिए, चार्ज बोल दीजिए, कमीशन बोल दीजिए, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बना लीजिए। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कुछ भी सप्लायर यूज कर सकता है, कितनी भी बार ईयर में इस ऑप्शन में स्विच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अगला स्पेशल वैल्यूएशन मेथड। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में देखना है अगर जो सर्विस है, ठीक है, वो कैसी है, इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क वाली है। सर्विस कैसी है, इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क वाली है। और अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को बता दिया है तो ग्रॉस प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस कर दीजिए, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं बताया है, अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को नहीं बताया है तो जो भी प्रीमियम है उसका 25% पहले साल में और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 12.5% जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। ठीक है, अगर सिंगल एन्युटी प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब एक मुश्त पैसा आप देते हैं, तो जो भी आप एक मुश्त पैसा प्रीमियम दे रहे हैं उसका 10%। और अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ऐसी है जो केवल रिस्क कवर करती है तो फिर जितना आपने ग्रॉस प्रीमियम दिया है वही क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगला स्पेशल वैल्यूएशन मेथड है, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को बेचते खरीदते हैं तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदते बेचते हैं, आपका काम ही है सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदना बेचना, और अगर आपने ऐसे सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, क्या बोला मैंने, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, तो सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दीजिए। आईटीसी नहीं लिया है तो सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस कर दीजिए, डेप्रिशिएटेड परचेज प्राइस, जो बचेगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर नेगेटिव मार्जिन बचता है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। इसे मार्जिन स्कीम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मार्जिन स्कीम। और अगर मान लीजिए आईटीसी ले लिया है, जो व्यक्ति बाइंग सेलिंग कर रहा है सेकंड हैंड गुड्स की, आईटीसी ले लिया है तो सेलिंग प्राइस को ही क्या मान ले, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डिफॉल्टिंग बोरोवर, जो अनरजिस्टर्ड डिफॉल्टिंग बोरोवर से गुड्स को रिपोजेस कर लिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है,
उस केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ सच रीपजेस्ड गुड्स माइनस परचेज प्राइस, है ना, जो भी आपकी रीपजेस्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस कर दीजिए। व्हाट इज द परचेज प्राइस, जिस दिन आपने परचेज किया है और उस वैल्यू में से हर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए 5% माइनस कर दीजिए, एंड डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रीपजेसर, ठीक है, मीन किस पीरियड के लिए, जिस दिन आपने परचेज किया और जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दौरान जितने भी क्वार्टर आए उसमें हर क्वार्टर का 5% माइनस कर दीजिए, और यही आपकी परचेज प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस में से परचेज माइनस कीजिए, यही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फोकस इस पर नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप वाउचर, टोकन या कूपन का केस है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल, मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिडीमेबल मींस अगर आपको 2000 रुपए का वाउचर मिला है, ठीक है, और अगर आपने 1800 रिडीम किए हैं तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2000, और अगर आपने 2000 का वाउचर लिया है और उसके अगेंस्ट में 2400 की आपने गुड्स और सर्विसेज रिडीम किए तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई 2000। जितनी वाउचर की वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी, ठीक है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निल। नाउ अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं एज अ प्योर एजेंट, एज अ प्योर एजेंट मींस एज अ प्योर एजेंट जब आप सर्विस देते हैं तो जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है एज अ प्योर एजेंट। जो पैसा आप थर्ड पार्टी को एज अ प्योर एजेंट पे कर रहे हो वो आप सेपरेटली इनवॉइस में शो करोगे, और वो आप रिसिपिएंट के बिहाफ पे कर रहे हो जिसमें आपका कोई स्टेक नहीं है, मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे। बेस्ट एग्जांपल, जब किसी का इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, ठीक है, आईटीआर भरा जाता है, और अगर आप अपने क्लाइंट का पैसा डिपार्टमेंट को पे कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, उसमें आपका कोई स्टेक नहीं होता। जब आपका कोई स्टेक नहीं होता तो आप अपने बिल में जो वो पैसा चार्ज कर रहे हो वो आपकी कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है। मतलब आपने मान लीजिए 5000 रुपए इनकम टैक्स जमा कराया और रिटर्न भरने का आप 1000 रुपए ले रहे हो, तो जीएसटी कितने पे लगेगा, 1000 पे, क्योंकि 5000 तो आपने कैसे पे किया, एक हाथ ले एक हाथ दे एज अ प्योर एजेंट। इस 5000 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आपका कंसीडरेशन नहीं है, ये आपने एज अ प्योर एजेंट पे किया है। तो जो भी आप पैसा एज अ प्योर एजेंट अपने बिल में चार्ज कर रहे हो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में मिलता है तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेनी है। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सी, जो सीबीआईसी ने नोटिफाई की है गुड्स के केस में और सर्विस के केस में एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लीजिए आपकी सप्लाई में जीएसटी का पैसा शामिल है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी होती है। तो क्या कर लें, बैक कैलकुलेशन कर लें। मान लीजिए अगर आप सप्लाई कर रहे हैं और उसमें जीएसटी का पैसा शामिल है, मतलब 118 रुपए प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, सॉरी ऐसा बात करते हैं, मान लीजिए आप 5000 रुपए का कंसिडरेशन ले रहे हैं और उस पर 18% जीएसटी, और ये पैसे में अगर जीएसटी शामिल है तो इसको कैसे करेंगे, विदाउट जीएसटी 118 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट जीएसटी, यानी ये 5000 किसकी वैल्यू, 18% इंक्लूड करके वैल्यू है, तो इसको 118 से डिवाइड करके 100 पे ले आएंगे। अगर जब भी जीएसटी शामिल हो कंसिडरेशन में डिवाइड कर लीजिए, रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए और विदाउट जीएसटी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी, ये बहुत झटपट रिवीजन है, जस्ट प्रोविजंस का रिवीजन है। इसके साथ आपको क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन करना मतलब फटाफट से ये प्रोविजंस रिवाइज कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल लेके बैठिए, या आपका अगर पास और कोई क्वेश्चन बैंक है तो वो लेके बैठिए, और साथ साथ प्रोविजन सुनते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, प्रोविजन सुनते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, और आपका चैप्टर हो गया पक्का, बिल्कुल पक्का, एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले लेक्चर में हम फिर आपके साथ कनेक्ट होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।